हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS विद हर्षल #crack the code। सो आज सीरीज का पहला वीडियो है एंड इट इज़ गोना बी अबाउट ESG। तो अपन हर सब्जेक्ट पे एक एक इंडिविजुअल वीडियो लेके आने वाला है। टू बी मोर स्पेसिफिक, ओपन बुक में वी आर गोना कवर IBC ओपन बुक एंड CSR ओपन बुक एज दोज आर द सब्जेक्ट्स विच आई हैव हैंडल्ड इन माई प्रोफेशनल एग्जाम्स। सो आज ESG के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले मैं जो आपको बात बताना चाहूँगा वो है द डिस्क्लेमर। सो द डिस्क्लेमर इज दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस बेस्ड ऑन माई पर्सनल ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट। कहीं पे भी मैं किसी भी तरीके से आपको ये गारंटी या वाउच नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में 3 तरीके से ESG को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट, जो कि मोस्टली आप लोगों को जान ऑलरेडी पता होगा, बट स्टिल एक बेसिक से शुरुआत करने के लिए एक ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट हम लेंगे। उसके बाद वी विल गो थ्रू द मॉड्यूल, ईच चैप्टर से जाएंगे। हर चैप्टर का ओवरव्यू होगा एंड कुछ चैप्टर्स है जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली गाइडेंस की ज़रूरत होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आई नो कौन से वो चैप्टर्स है जहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। सो उन चैप्टर्स को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी हर चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे एंड जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं वहाँ वहाँ पे आपको जैसे जैसे लगता है वैसे वैसे बताते जाऊँगा। एंड लास्टली फिर एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को लेके, उसके बारे में एक डिस्कशन होगा कि मैंने ESG को कैसे हैंडल किया था या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप भी ESG में ट्राई कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। सो इन डिटेल जो हम चैप्टर्स कवर करेंगे वो है 1, 2, 3, 4, 5, 11, 18, 19, 20। अगेन दीज आर द चैप्टर्स विच विल बी बॉदरिंग यू द मोस्ट। आपको इन चैप्टर्स में दिक्कत आ रही होगी कि क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। तो उन चैप्टर्स पे स्पेसिफिकली थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन होगा बाकी चैप्टर्स के मुताबिक। सो उन चैप्टर्स में थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन होगा बाकी चैप्टर्स को कंपेयर करने जाएंगे तो। ठीक है, एंड ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट इज ऑलवेज गोना बी पार्ट 1 इज ऑफ योर 65 मार्क्स, पार्ट 2 रिस्क मैनेजमेंट जो है वो 20 मार्क्स के लिए है, एंड पार्ट 3 जो एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए है वो 15 मार्क्स के लिए है। सो कोई जीनियस यहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं है एंड एवरीवन नोज कि पार्ट 2 एंड पार्ट C आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ESG टू क्लियर इन ESG। So without wasting any time, let's get into the module and let's go through those chapters and quickly जितना हो सकता है इन chapters से go through करते हैं and I will try to guide you in the best possible way. सो चैप्टर वन में जो दिक्कत लोगों को आती है ज़्यादातर वो है बहुत सारे फॉरेन थियरीज़ के बारे में बातें की गई है एंड बहुत सी चीज़ें जो कंफ्यूजिंग लगती है कि क्या हमें वो सब कुछ करना है, क्या हमें वो सब कुछ याद करना ज़रूरी है। सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोना टेल यू अबाउट ESG इज़ कि आपको ESG में ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी फॉरेन थियरीज़ हैं एज पर मी आर दे आर जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज़ एंड उस पर सवाल आना बहुत मुश्किल है, या फिर आप कहो यूँ तो कहो नहीं भी है, राइट। तो मेरा एग्जाम तो फर्स्ट एग्जाम था न्यू सिलेबस के अंडर, बट स्टिल आई हैड लेफ्ट लॉट ऑफ फॉरेन थियरीज, क्योंकि मुझे पता था कि उन पे सवाल आना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड वो आपको एग्जाम में पूछने के लिए नहीं रखे हैं, राइट। बट फिर भी एक ब्रीफ गाइड की तरह मैं आपको उन सारी थियरीज से गो थ्रू करवाता हूँ ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ उन पर। सो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ब्रीफ ग्लोबल डेवलपमेंट्स इनिशिएटिव्स के बारे में बातें की है। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इन पे कोई भी सवाल नहीं आने वाला है। दे आर जस्ट टू गाइड यू कि कैसे ESG डेवलप हुआ है, बट उसमें से भी कुछ अगर यूज़फुल है तो वो आपको करना है। एंड जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन आस्क्ड इन पास्ट, तो उसके हिसाब से मैंने उसे मार्क किया है। दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन पास्ट, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड यहाँ पे सवाल बन सकता है क्योंकि ये कार्बन ट्रेडिंग और इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करता है एंड दीज आर करंटली ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो दिस कैन बी समथिंग जहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको 1-2 बार पढ़ना है या फिर आप याद करते हो, जैसे भी आपकी स्ट्रेटेजी रहती है। यू शुड मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस थियरी एटलीस्ट वंस।
देन ISO 26000 इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि उसके रीजंस भी ऐसे हैं. इट हैज़ डायरेक्ट लिंकिंग विद CSR. आपके CSR में भी इसका जगह जगह पे देयर इज अ रेफरेंस ऑफ दिस ISO 26000. आपके ESG मॉड्यूल में भी आगे जाओगे तो इसका रेफरेंस दिया गया है. आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड तो नहीं दिया गया है, बट इसका जो थियरी है वो आपको एग्जाम में आ सकता है. देन ये जो आप सब देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज ऑल विच हैज बीन एडेड इन द अमेंडमेंट्स रिसेंटली. सो यस, वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई इज ये जो मॉड्यूल है ये अभी लेटेस्ट ICSI के वेबसाइट पे जो अवेलेबल है वो है. जो जिन लोगों की भी मॉड्यूल ओल्ड होगी उसमें अमेंडमेंट्स कवर नहीं होंगे, जो अभी लास्ट ईयर जून 2024 के लिए आए थे, तो उनके अमेंडमेंट्स को इसी मॉड्यूल में ऐड किया जाता है. तो अभी जो लेटेस्ट मॉड्यूल है उसी में ये सारे अमेंडमेंट्स ऐड हो जाते हैं. तो पेज नंबरिंग और ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज होती है मॉड्यूल्स की. तो अगर आपको यही मॉड्यूल जो मैं मॉड्यूल रिफर कर रहा हूँ उससे हिसाब से पेज नंबर्स या फिर कोई रेफरेंस लेना है, तो यू विल हैव टू डाउनलोड द लेटेस्ट ESG मॉड्यूल. सो ये सब कुछ आप देख रहे हो, दीज वर ऑल थिंग्स विच वर एडेड इन अमेंडमेंट्स, राइट. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा कोई सवाल बनने जैसे कोई बहुत सी बातें की गई नहीं है. सो दिस इज समथिंग विच यू कैन लीव आउट, क्योंकि एट द एंड ESG बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एंड आप सारी चीज़ें रिकलेक्ट नहीं कर सकते. सो दीज फ्यू चैप्टर्स, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, दे डोंट सीम टू बी कमिंग फॉर बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए आएंगे, ऐसा नहीं लगता है. बट येस, अपने पास ऐसा ऑप्शन नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट कहीं से भी सवाल पूछ सकती है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट गो थ्रू दोज थिंग्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट, आपको वो पता है. मैं बाकी चीज़ों के बारे में इन डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, जैसे कि ये हो गया डिएंटोलॉजिकल थियरीज या फिर टेलियोलॉजिकल थियरीज. आई गेस आपको भी पता होगा कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है. देन यस, कौटिल्यस फोरफोल्ड ड्यूटी ऑफ किंग, इट हैज़ बीन आस्क्ड इन पास्ट. मतलब ओल्ड सिलेबस के भी ओल्ड सिलेबस में आप पूछोगे तो ये बहुत बार पूछा गया था. रिसेंटली इस पे सवाल नहीं आया है, बट आई स्टिल फील दैट इट इज़ समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड यू शुड फोकस ऑन इट. देन यस, इंडियन कमिटीज जो अपने इंडियन डेवलपमेंट हुआ है, अगेन ये बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है एंड आई डोंट फील इस पे सवाल आएगा. इट इज़ लाइक बहुत ही ब्रीफ में बताया गया है. इन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस आर ह्यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट इतना ब्रीफ में दिया गया है कि आई डोंट फील कि इस पे सवाल बनना चाहिए भी. उसमें से भी कुछ जगह पे जहाँ पे सवाल बन सकता है वो है उदय कोटक कमेटी, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है एंड उसमें सवाल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी हैं. एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रेलिवेंट. अगर आप अभी देखते हो तो आपके सेबी प्रोविजंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उदय कोटक कमेटी से ही ली गई थी. सो उदय कोटक कमेटी सीम्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो वो आपको करना है. बाकी ये जो डेवलपमेंट है ये आप नहीं करते हो तो भी चलेगा. एंड इसका जो इवेल्युएशन है अपने ESG का रिपोर्टिंग और कैसे सारी चीज़ें हुई है वो आई गेस 19 या 28 चैप्टर में कवर किया गया है. तो वो आप वो याद रख लो. अगर डेवलपमेंट आ भी जाता है तो वो आप लिख लेते हो तो दैट इज़ गोना बी मोर देन सफिशिएंट. देन यस, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूनाइटेड किंगडम. अब फ्रैंकली स्पीकिंग वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है उससे हमारा क्या लेना देना है, यही आपके मन में भी सवाल है. या फिर मैं ये क्यों याद करूँ, हाउ इज़ इट रेलेवेंट टू मी. एंड एग्जैक्टली यस, यही सवाल मुझे भी आया है, बहुत बार आया है कि हम ये सब क्यों याद कर रहे हैं यार, क्या ज़रूरत है ये सब याद करने की. हाउ इज़ इट गोना इवन बी रेलेवेंट, और ये कैसे आएगा एग्जाम में. बट स्टिल अभी दिया तो गया है. आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थियरीज ड्यूरिंग माई एग्जाम्स एंड उसमें से मुझे सबसे जो इंपॉर्टेंट लगे विच वर रेलेवेंट तो मैंने उनको मार्क किया था. तो वही है ये सब. सो आई हैड लर्न द कैडबरी कमेटी बिकॉज कैडबरी रिपोर्ट बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. एंड ऐसा है भी कि यहाँ पे सवाल बन भी सकता है. सो ये है. बाकी आई डोंट फील कि अगेन सवाल बनने लायक कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखता है, तो ये सारी थियरीज आप स्किप कर सकते हो. देन अगेन USA में आप देखोगे तो सार्बन्स ऑक्सली जो एक्ट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल थिंग्स ऑफ फॉरेन थियरीज इन ESG सब्जेक्ट. आपको सार्बन्स ऑक्सली रिलेटेड कुछ भी दिखता है आपकी ESG मॉड्यूल में तो आपको वो करना है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं सार्बन्स ऑक्सली एक्ट पे, जिसे हम आई गेस सॉक्स एक्ट कहते हैं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करना है. देयर इज़ नो रियल ऑप्शन. आपको ये पर्टिकुलर
जो इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें है वो याद करते चलना है, क्योंकि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगेन यहाँ से आगे जितनी भी थियरीज हैं, यहाँ पे आई डोंट फील यहाँ से आगे कोई भी थियरी जो है वो पूछने लायक है, लाइक नथिंग। मतलब आप यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो याद करने के लिए, क्योंकि इंडियन जो भी लॉज है जो आगे दिए गए हैं उन्हें आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि वो जगह है जहाँ पे सवाल बनेंगे एंड वो दोज आर द स्पॉट्स विच आर एक्चुअली स्कोरिंग मार्क्स, वो आपको एग्जाम में पास कराएंगे। तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपका दिमाग आप इतना फिल नहीं कर सकते इन चीज़ों के साथ कि आप वो चीज़ें भूल जाओ, राइट। तो अपनी दिमाग की कैपेसिटी होती है एंड यू कांट ओवर बर्डन। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो मार्क्स देंगे आपके। आप मॉड्यूल देखते हो तो इट इज़ समथिंग अराउंड 850 860 पेजेस की मॉड्यूल है। अगर आप उसमें से सारे फॉरेन थियरीज और ऐसे इररिलेवेंट चीज़ें हटा देते हो तो इट विल स्टिल बी अराउंड 600 और 550 पेजेस और, ठीक है। तो जो थियरीज और जो हमने इररिलेवेंट जिन चीज़ों को बोला है, दोज आर गोना अकाउंट टू आई गेस अराउंड 5 मार्क्स और 10 मार्क्स एट मैक्स, राइट। एंड बाकी जो 550 पेजेस है दोज आर गोना अकाउंट टू योर 90 मार्क्स। तो आपको देखना है कि आप कितना एफर्ट्स उन 10 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए दे रहे हो जो आप रिस्क कर रहे हो। एट एंड थोड़ा रिस्क करना पड़ेगा। यू कांट से कि मैं 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाऊंगा। बीइंग अ रैंकर आई हैव ऑल्सो लेफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस मॉड्यूल। जो भी रिलेवेंट लगा मैंने छोड़ दिया है। आई हैव टेकन दैट रिस्क ऑफ 5-10 मार्क्स, क्योंकि उतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 90 मार्क्स में स्कोर करना है। मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ इन 250-300 पेजेस में, तो वो मेरे हाथ से वो 90 मार्क्स चले जाएंगे और फिर मार्क्स नहीं आने वाले। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि आप कैसे स्मार्टली किन चीज़ों को छोड़ रहे हो, किन चीज़ों पे हार्डवर्क कर रहे हो। तो इंडियन लॉज जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको बिल्कुल हार्डवर्क करना है, बिल्कुल वो अच्छे से करना है। बट जहाँ पे भी ये फॉरेन थियरीज है, फॉरेन लॉज है, उनमें से सबसे रेलेवेंट जो है वो आपको याद करना है, बाकी आप छोड़ दो, क्योंकि एट एंड आपको उतनी रिस्क लेके चलना ही पड़ेगा। So yes, again I don't find anything which is very relevant here. King's report is something which is good, but again I do not feel कि सवाल बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूछने के लिए। I don't feel this is the point जहाँ पे सवाल आएगा। yes, OECD आपको करना है। मैं बताता हूँ आपको OECD यही से करना है। बहुत सारी जगह पे OECD दिया है, बट यही से करना है। आई गेस इसी चैप्टर में 2 या 3 जगह पे OECD का रेफरेंस दिया गया है, बट आपको यही से करना है उसको, क्योंकि यहाँ पे वो ज़्यादा ब्रीफ, ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। आपको सब कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको गो थ्रू करना है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच इज़ एग्जैक्टली लाइक रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी LODR। एक्चुअली सेबी LODR जो है वो यही से उठाया गया हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हो। सो इट इज़ वेरी रेलेवेंट और ये आपको सब कुछ क्लिक भी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इससे गो थ्रू करना है। अगर बाय चांस प्रिंसिपल्स आते हैं OECD के, तो आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए एंड अंदर का 1 या 2 पॉइंट भी लिखते हो तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे जो भी थियरीज है आई डो नॉट फाइंड देम रेलेवेंट। yes, global corporate governance forums, again something which is I don't really find very much क्वेश्चन आने की जैसे चांसेस बहुत कम है यहाँ पे। आई डोंट फाइंड इट वेरी रेलेवेंट। देखिए OECD अगेन रिपीट हो गया है, सो आप ऊपर से ही करो, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में दिया है। देन आप देख सकते हो और कुछ इसमें से भी आई डोंट फील एनीथिंग इज रियली रेलेवेंट। यस, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल IIRC, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों करना है स्पेसिफिकली। इसका रेलेवेंस आपके 19 या 28 चैप्टर से है डायरेक्टली। उसमें इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में बहुत सारी बातें की गई है। इट इज़ अ सेपरेट टॉपिक। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के ऊपर सवाल आ सकता है पार्ट ए में ही, क्योंकि दोनों पार्ट्स में उसके लिए रेलेवेंस दिया गया है। एंड इसकी वजह से आपको ये इंटीग्रेटेड काउंसिल के बारे में जो भी जानकारी हो वो आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ डुअल क्वेश्चन। वो पार्ट सी में भी आ सकता है, पार्ट ए में भी आ सकता है। सो ऐसे क्वेश्चंस को हम रिस्क नहीं कर सकते। यू हैव टू डू दिस। सो
दिस वॉज अ वेरी डिटेल डिस्कशन। आई फील कि इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर में सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करने वाला था, मैं सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस करने वाला था जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स है। जैसे कि ये फोरम्स हो गए, फॉरेन थियरीज हो गए, या फिर जो डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे आपको दिक्कत आ रही होगी कि आप क्या करें, आप क्या ना करें। तो सिर्फ उतनी चीज़ें मैंने इन डिटेल में डिस्कस की है। बाकी सारी चीज़ें आपको आई गेस ऑलरेडी आइडिया होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ने वाली है ASG में। एंड याद करने से भी आई वुड से द बेटर वर्ड इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंट, एंड आपको फिर आपके मन से लिखना है। ये अभी तक आपको मोस्टली समझ में आ चुका होगा क्योंकि यू आर ऑलरेडी एंटरिंग इनटू योर एग्जाम रिविजन फेज। यस, तो सेकेंड चैप्टर आई फील इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, बट अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं एंड कैसे सवाल आएंगे, कैसे सवाल नहीं आएंगे, इट इज़ अ क्वेश्चन कि थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि यार कहाँ पे सवाल पूछेंगे इस चैप्टर में। तो वो उसके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड इंडियन लॉज के बारे में बातें ज़्यादा है। आप देखते हो ऊपर थोड़ा फॉरेन के बारे में बातें थी, बट एट द एंड यहाँ पे इंडियन चीज़ों के बारे में बातें की गई है। सो यस, OECD के प्रिंसिपल्स आप देख सकते हो, यहाँ से रेगुलेशन से आप मैच करते हुए चलेंगे तो बहुत सारे कॉमन है। दिस इज LODR रेगुलेशन 4। ये सारी चीज़ें अगेन रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा आगे पीछे से कई से उठा के फिर से रिपीट की गई है। सो यस, लेट्स सी। यस, बेसिल कमेटी के जो भी प्रिंसिपल्स है वो आपको करने हैं। दीज हैव बीन आस्क्ड इन पास्ट, बहुत बार पूछे गए, तो आपको प्रिंसिपल्स करना है। नाउ दे हैव गिवन लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स, आप कोई भी आपके जो पसंद के 5 से 6 प्रिंसिपल्स है वो याद कर लो एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। यस, मास्टर डायरेक्शन फॉर RBI फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, ये आपको करना है। दिस हैज़ बीन आस्क्ड एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो। गाइडलाइंस फॉर MGFC, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो मास्टर डायरेक्शन डील्स विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो ये आपको करना है। NBFC आपको करना है क्योंकि अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो NBFC का रेलेवेंस आपके CFSM जो सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसमें भी NBFC के ये सारी चीज़ें रिपीट की गई है। तो आप यहाँ पे करो या वहाँ पे करो, आपको एक ही जगह पे करना पड़ेगा, सो आपको ये करना चाहिए। एंड चीफ रिस्क ऑफिसर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे सवाल बन सकता है। इस चैप्टर में मैं एक्चुअली जहाँ जो चीज़ें टिक मार्क की गई है वो चीज़ें मैंने की थी, बाकी इस चैप्टर से ज़्यादातर चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, लाइक फर्स्ट चैप्टर। इसीलिए इस पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड अगेन मार्क्स आने के चांसेस बहुत। देन यस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, आप देख सकते हो ये सारी बहुत सारी चीज़ें बातें की गई है। नाउ यहाँ पे दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस विच हैज़ बीन आस्क्ड इन पास्ट, तो ये आप अच्छे से कर लो क्योंकि यहाँ पे सवाल बन सकता है। अगेन यहाँ से आगे आप देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें बातें बताई गई है, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपोजिशन इन इंश्योरेंस कंपनीज या फिर इंश्योरेंस गाइडलाइंस के अनुसार। बट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आप सारे बोर्ड कंपोजिशंस कैसे याद कर सकते हो? एट द एंड आपको बहुत सारे कमिटीज़ को भी याद करना है, बहुत सी चीज़ें आपको याद करनी है। एंड हाउ आर यू प्लानिंग इवन टू रिमेंबर सो मेनी कंपोजिशंस? कंफ्यूज हो जाओगे, फंबल कर जाओगे। तो उससे अच्छा है कि जो मेन लॉ में लिखा है जिस पे सवाल बनने के ज़्यादा अच्छे चांसेस है वो आप बहुत अच्छे से याद कर लो एंड ये सारी चीज़ें आप थोड़ा रिस्क आउट करो। Yes, investment committee. This is something which is different than what we have studied in past. ऐसे आपको कमिटीज़ पहले कभी पढ़ी नहीं होगी, सो दिस इज समथिंग विच कैन बी अ प्लेस जहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। देन पॉलिसी होल्डर्स कमेटी इज समथिंग जहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिसी होल्डर्स कमेटी के बारे में बहुत सारी बातें की गई है, बट मेनली आपको फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो आपको अच्छे से करनी चाहिए, बाकी आप थोड़ा बहुत उससे लीव आउट कर देते हो तो चल जाए। विद प्रॉफिट्स कमेटी, अगेन दिस इज समथिंग न्यू एंड आपको वो अच्छे से करना है। अब बाकी सारी कमिटीज़ देख सकते हो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जहाँ पे टिक मार्क किया है वही आप करते हो। इस चैप्टर से, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ टिक मार्क किया है उतना भी अच्छे से कर लेते हो तो दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट। बाकी चैप्टर्स के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देन ALM इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको वो अच्छे से कमेटी करनी है याद। उसका चाहे फिर थोड़ा बहुत कंपोजिशन भी होगा तो वो भी आपको याद करते हुए चलना है, क्योंकि दीज आर समथिंग न्यू एंड वो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है।
यस, रोल्स ऑफ अपॉइंटेड एक्चुअरीज, आई गेस इस पे पास में बहुत बार क्वेश्चन आ गया है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ गोना बी अ हिट हॉटस्पॉट ऑफ दिस लेसन की एक तो चीफ रिस्क ऑफिसर एंड ये इस पे सवाल बनने के चांसेस हमेशा रहेंगे. Yes, stewardship code of insurers in India. Again, this is something which has been asked a lot of times. तो आपको ये करना है, स्टार मार्क भी उसी की वजह से किया है. ये सारे प्रिंसिपल्स आपको करना है और इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट दे रखा है. आप बस उसमें से जो भी आपको रेलेवेंट लगता है, अगेन 1 या 2 लाइन, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट उससे ज़्यादा, 1 या 2 लाइन उसमें से जो भी आपको पसंद है वो आप लिख लो या फिर जो मार्क करते हो वो मार्क कर लो एंड जस्ट रीड इट. अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लर्निंग ऑल्सो. आपको प्रिंसिपल के हेडर्स जो है वो जितने हद तक याद कर सकते हो उतने करना है. चाहे फिर सिर्फ इंटेंट याद कर लो एंड प्रिंसिपल का नाम अपने हिसाब से लिख लो तो वो भी चलेगा, बट अंदर का कंटेंट सिर्फ 1-1, 2-2 लाइन, दैट्स इट. उससे ज़्यादा नहीं याद रखना है. यस, ये जो प्रिंसिपल है ये आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हो. लाइक इंश्योरेंस शुड हैव अ क्लियर पॉलिसी ऑन वोटिंग. यहाँ पे डायरेक्टली एक सवाल बन सकता है, तो ये प्रिंसिपल थोड़ा अच्छे से करना. बाकी प्रिंसिपल्स अगेन जस्ट 1 लाइन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. सो यहाँ पे बहुत सारी बातें की है एंड यहाँ पे मुझे आई फेल्ट दिस इज समथिंग विच इज़ अ क्वेश्चन मार्क जोन. ये मैंने पर्सनली किया था इसीलिए मार्क किया. बाकी सारी चीज़ें तो मैंने पर्सनली की भी नहीं थी, जैसे कि ये सब कुछ दिया, ये तो छोड़ दिया. यहाँ पे आई फेल्ट साइलेंट फीचर्स पे सवाल बन सकता है कि 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया, बताओ भाई साइलेंट फीचर्स क्या है. सो इसकी वजह से मैंने पर्सनली इनमें से 5 से 6 पॉइंट कर लिए थे याद. बट अगेन ये रोल ऑफ ऑडिट कमेटी वगैरह आप लिख सकते हैं आई गेस. ऑडिट कमेटी एंड थोड़ा बहुत या से 4 से 5 पॉइंट्स आप मन से निकाल लो साइलेंट फीचर्स के लिए एंड थोड़ा बहुत याद करते हुए चलो, क्योंकि साइलेंट फीचर्स ऐसा करके सवाल पूछना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग. सवाल आ सकता है तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. सो यस, CPCs के लिए CSR पॉलिसीज़ के बारे में बहुत सारी बातें की गई है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सी चीज़ें मतलब वो जो गाइडलाइंस है वो तो पुराने हैं. इट हैज़ नॉट बीन अमेंडेड. CSR खुद बहुत ज़्यादा अमेंड हो गया है एंड वो बहुत सी पुरानी बातों के बारे में बात करता है एंड आई डोंट फील कि उस पर डायरेक्टली सवाल आएगा. राइट, अगर आता भी है तो आज का जो अमेंडेड CSR एक्ट है या CSR मतलब कंपनीज एक्ट का जो CSR का प्रोविजन है एंड जो रूल्स है रेलेवेंट, उसी से आप आंसर बना लो. इट विल स्टिल बी 80 to 70% करेक्ट एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट. सो यस, ये थे आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स. एज आई सेड आई एम गोना डिस्कस दीज फ्यू चैप्टर्स इन डिटेल. बाकी चैप्टर्स का सिर्फ ओवरव्यू होने वाला है क्योंकि आपको इन चैप्टर्स में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए मैं ये चैप्टर्स डिस्कस कर रहा हूँ एंड देन वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ सब्जेक्ट विच आई हैव यूज्ड. So yes, this is gonna be one of the most important chapters of your full ESG syllabus. आप ऐसा पकड़ सकते हो ये खुद ही पार्ट है, like 3, 4, 5. This itself is one of a parts. Like आप ESG को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो rather than dividing it in 3 parts. So ये एक खुद एक पार्ट है ESG का जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 to 20 मार्क्स. सो यहाँ से आपकी मेहनत शुरू होती है एंड दिस इज मोस्टली इंडियन लॉस. तो जहाँ जहाँ इंडियन लॉस के बारे में बात की गई है वो भी डायरेक्टली रेलेवेंट है आपसे. जैसे इंश्योरेंस या फिर RBI गाइडलाइंस रेलेवेंट कब हो गए, जब कोई CS उसके स्पेसिफिक सेक्टर में जाता है. बट यहाँ पे ऐसे नहीं है. ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, हर एक CS के लिए रेलेवेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो यहाँ पे बेसिकली यस, आई हैव क्लियरली रिटन कि यहाँ पे भी जहाँ जहाँ इंडियन चीज़ें दी गई है वही करनी है. फॉरेन की सारी चीज़ें छोड़ दो क्योंकि आपको इंडियन याद रहना इम्पोर्टेंट है. फॉरेन आप भूल जाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडियन भूल जाते हो यू आर मेकिंग ए ह्यूज मिस्टेक. आप दोनों याद करने जाओगे यू विल फंबल आउट. आपको नहीं याद रहेगा कि फॉरेन में क्या दिया गया था, इंडियन में क्या दिया गया था. सो ऐसी जगह पे अपने को स्मार्ट वर्क करना है रादर दैन डूइंग अ हार्ड वर्क. आप दोनों याद करने जाओगे सब कुछ भूल जाओगे. सो द बेस्ट थिंग यहाँ पे करना क्या है, स्मार्ट वर्क है, फॉरेन सब कुछ छोड़ दो और इंडियन पे पूरा हार्ड वर्क करो. इंडियन इतना अच्छा कर लो कि कितना भी घुमा के सवाल आ जाए आपको वो बनना ही है. तो इंडियन पे इतना अच्छा फोकस रखना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए.
एंड यस यहाँ पे आई गेस प्रॉक्सी थियरीज जो है बहुत सारी, उन पे भी आई गेस आपको क्वेश्चन आया होगा कि प्रॉक्सी थियरीज करनी है नहीं करनी है, क्या करना है. सो अगेन माय एडवाइस इज प्रॉक्सी थियरीज भी आप मत करो, क्योंकि जो भी प्रॉक्सी गाइडलाइंस है, एडवाइजरीज हैं, दीज आर जस्ट एडवाइजरीज, दे आर नॉट इन लॉ. एंड ये सारी आपको दी गई है ताकि आप एक लॉ मेकर का इंटेंट समझ सको, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आइडिया ले सको. ऐसा नहीं है कि इन पे सवाल नहीं आ सकता. डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि एक सवाल डाल दिया है प्रॉक्सी गाइडलाइंस में क्या लिखा है बताओ, बट दैट इज़ अ वेरी रेयर चांस. एंड अगर आप प्रॉक्सी गाइडलाइंस अगेन याद करने जाओगे फिर से, आप अपने इंडियन लॉ में जो मैंडेटरी है वो भूल जाओगे. तो ऐसा नहीं करना है. अपने को पता है अपनी कैपेसिटी क्या है, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से सिर्फ इंडियन पे फोकस करना है. एंड ये सारी थियोरीज एंड जो प्रॉक्सी गाइडलाइंस है वो आप थोड़ा बहुत लेफ्ट आउट कर रहे हो, दैट इज़ ओके. इतनी रिस्क लेके चलनी पड़ेगी, नहीं तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा. 850 पेजेस आप 2 साल भी पढ़ लोगे ना तो भी ऐसा लगेगा नहीं आ रहा है सब कुछ. सो यस, यहाँ से इंडियन थियरी शुरू हो रही है. बोर्ड इंडिपेंडेंस कंपनीज एक्ट, फिर चाहे सेबी का आएगा आगे, सब कुछ करना है, कोई ऑप्शन नहीं है. पैरामीटर्स अगेन प्रॉक्सी एडवाइजर्स छोड़ सकते हो. यहाँ पे फॉरेन थियरीज दी गई है, फिनलैंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड आगे छोड़ दो, कुछ उसमें फोकस मत करो. आप ये सब करने जाओगे कुछ याद नहीं रहने वाला. दिस इज समथिंग एक्चुअली इंटरेस्टिंग, 2 टायर वोटिंग एंड एवरीथिंग, मलेशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड का. ये आप एक बार के लिए पढ़ लो. वैसे तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, बट ये मैंने पर्सनली किया था, तो ऐसा एडवाइस करना कि ये करो ही मत, दैट वुड बी रॉन्ग. क्योंकि मैंने अपने एग्जाम टाइम में ये पढ़ा था, क्योंकि आई फील दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि 2 टायर वोटिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ समथिंग न्यू. पहले कभी पढ़ा नहीं था ऐसा कहीं पे. अगेन सारा देख सकते हो. यस, रोल ऑफ लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन पास, इसीलिए उस पर टिक किया गया. सो आपको वो करना है. अगर आप नहीं कर रहे हो या अभी तक उसको छोड़ते हुए चल रहे हो तो ऐसी गलती मत करो. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, आपको ये करना है. अगेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स हैं, सारे छोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बोर्ड इवैल्यूएशन, अगेन बोर्ड इवैल्यूएशन पे भी बहुत बार सवाल आ गया है, तो वो भी आपको करना है. सो मेक श्योर यू डू द बोर्ड इवैल्यूएशन पार्ट ऑल्सो अच्छे से. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यस ये भी उसी का पार्ट है सब कुछ. अगेन यहाँ पे मलेशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड दिया गया है, बट ये आपको करने की ज़रूरत नहीं. ऊपर वाला 2 टायर वोटिंग जो सिस्टम है वो कुछ अलग है, तो वो आप कर लो, ये आप छोड़ सकते हो. बहुत सारी फॉरेन थियरीज है यार, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर. हाँ, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, और इसमें से आप 1 या 2 एग्जाम्पल जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप याद कर लो, क्योंकि एज एन एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखना चाहिए. इज़ वॉट आई ऑलवेज फील. जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए चलना चाहिए. मैं आगे भी आपको एक जगह पे बताऊँगा स्पेसिफिकली जो मैंने याद किया था. यहाँ पे तो मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा याद किया था, पर एक आगे पता है, आई एम श्योर शॉट कि जो मैंने याद किया था मैंने वहाँ पे मार्क किया है. सो ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि वो आपका नॉलेज एग्जामिनर तक पहुँचाते हैं कि यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वहाँ पे मार्क्स बढ़ते हैं एग्जाम्पल देने से. अगेन इंडियन लॉज है वो आपको अच्छे से करना है. आई डोंट थिंक जिसमें और कुछ. यस, सेपरेशन ऑफ रोल ऑफ चेयरमैन एंड सीईओ, अगेन यहाँ पे सवाल पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में बहुत बार पूछा गया है. सो मतलब ओल्ड सिलेबस में ऑफ कोर्स, बट यस दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू इट. फॉरेन थियरीज आप छोड़ सकते हो, बाकी यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कस करने जैसा है नहीं. यस, सक्सेशन प्लानिंग के सम लीडिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये आप एक बार 2 से 5 याद करके जाओ, क्योंकि यहाँ पे सवाल बन सकता है. फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा था मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे. सो मैंने अराउंड 4 to 5 उनमें से याद कर लिए थे. सो आप भी याद कर सकते हो. अगेन यहाँ से आगे रिलेटेड पार्टी, यस रिलेटेड पार्टी आई फील आपको ऑलरेडी पता है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस पर सवाल आएगा ही आएगा. तो ये आपको करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए. बहुत से भी रिलेटेड भी दिया गया है, वो भी अच्छे से करो. इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जहाँ जहाँ पे दिया गया है वो आप छोड़ सकते हो.
रोल ऑफ डायरेक्टर्स इन प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, इसी अटेम्प्ट का सवाल है ये, इसी अटेम्प्ट में पूछा था. सो यस, स्टिल इट इज़ अ हॉट टॉपिक, यहाँ पे सवाल आ सकता है. अगेन इंडियन लॉ है एंड समथिंग विच इज़ रेलेवेंट, सो डेफिनेटली सवाल आ सकता है. गाइडलाइंस वगैरह आप छोड़ सकते हो. एंड यस, यहाँ पे कुछ समराइज़ करने की कोशिश की गई है, वो भी आप कट आउट कर सकते हो. सो लेट्स गो नेक्स्ट चैप्टर, बोर्ड प्रोसेसेस टू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स. इसमें एक्चुअली कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, मैंने वो टिक मार्क इसलिए किया था क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि एज आई सेड 3, 4, 5 itself इज़ वन ऑफ द सेपरेटेड आउट फोर्थ पार्ट ऑफ योर ESG सिलेबस, जहाँ पे आप श्योर शॉट एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 to 20 मार्क्स. तो ये 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं. सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में बातें की गई है, आपको बहुत अच्छे से करनी है. इसमें कुछ ऐसे डिस्कस करने के लिए नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा. यस, सिर्फ एक ये मिनट्स वाला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा दिया गया है, आप मिनट्स को थोड़ा रीड ओनली पे रख सकते हो, बाकी सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लो. बाकी सारी जगहों पे सवाल बन सकता है, तो बाकी सारी चीज़ें अच्छे से कर लो. थोड़ा मिनट्स वाला पार्ट आप थोड़ा छोड़ भी देते हो, मतलब सिर्फ रीड ओनली बेसिस पे रखते हो तो भी चलेगा. ये गाइडलाइंस है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, तो यस वो भी अच्छा है. आप 3 से 4 कोई भी ये याद कर लो, बाकी थोड़ा बहुत रीड ओनली पे रखो तो भी चल जाता है. लास्ट वन, बोर्ड कमिटीज. अगेन दिस इज एज आई सेड अ पार्ट ऑफ द फोर्थ पार्ट, एक चैप्टर है एंड यहाँ पे कुछ अलग है नहीं, यहाँ पे आपको सब कुछ ही करना है. इसके बारे में भी कुछ इन डिटेल डिस्कशन ऐसा सच नहीं था. जैसे एक ही पॉइंट था, नॉन मैंडेटरीज कमेटी जो है वो आप चाहे तो छोड़ सकते हो, मतलब चाहे तो नहीं, आई बिलीव छोड़ ही दो, क्योंकि उस पर क्या ही लिखोगे. देयर आर नॉन मैंडेटरी कमिटीज़, वो भी एक एग्जाम्पल दी गई है कंपनीज़ के कहाँ से सवाल बनेगा. इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल. सो ये सब कुछ आप छोड़ सकते हो. सो यस, यहाँ से आगे टिल चैप्टर 11 आई विल जस्ट गेट एन ओवरव्यू ऑफ दोज चैप्टर्स. जो डिटेल डिस्कशन है वो 1, 2, 3, 4, 5 पे था एंड 11 एंड 18, 19, 20 पे है. एज आई सेड, बाकी सारी जगह पे इतना इन डिटेल हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं. इट इज़ गोना बी एन ओवरव्यू ओनली, क्योंकि आपको इन चैप्टर्स में दिक्कत नहीं आने वाली. आपको खुद को पता है कि इनमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इतना आपको ऑलरेडी आइडिया होगा. आपको नहीं होगा, आपके फैकल्टीज़ नहीं बताया होगा, एंड डेफिनेटली आपको एक ब्रीफ आइडिया तो होगा ही. सो यस, यहाँ पे टिक मार्क दिया गया है कि गवर्नेंस, सर्टन प्रोविजंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आई गेस ये इस बार के एग्जाम में आया था. एंड यूनिक चैलेंजेस, दिस इज समथिंग विच आई फील कि क्वेश्चन बनना चाहिए, इसीलिए उसके आगे क्वेश्चन लिखा है. आया नहीं था, बट दिस इज अ थिंग विच आई फील इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है. एंड यहाँ पे बहुत सारी थियरीज दी गई है, लर्निंग्स. आई डोंट फील दीज आर एनी वे रेलेवेंट. आर आपने भी की होगी. आई एम नॉट थिंकिंग सच अ थिंग, क्योंकि आप देख सकते हो दिस इज टेकन फ्रॉम अ सोर्स. दिस इज़ नॉट समथिंग विच हैज़ बीन रिटन फ्रॉम योर मॉड्यूल. तो ये कोई सोर्स से जस्ट कॉपी बेस किया गया है, तो हाउ इज़ इट गोना बी रेलेवेंट. आपको सिर्फ नॉलेज के लिए दिया गया है. एंड अगेन दिस इज़ समथिंग आपको तो पता ही होगा कि ये सब कुछ तो आप याद करने वाले हो नहीं. तो एज आई सेड, बाकी आपको आगे के चैप्टर्स में आई डोंट फील दिक्कत आएगी, क्योंकि आई गेस आपको भी खुद को एक आइडिया होगा ये सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते, या फिर ये सारी चीज़ें याद करने के चक्कर में पढ़ना नहीं. जैसे कि ये चार्ट्स वगैरह तो आप याद करने वाले हो नहीं. सो यस, यहाँ से आगे आई डोंट फील इस चैप्टर में कोई रेलेवेंस भी है. अब बोर्ड डिस्क्लोजर्स एंड वेबसाइट डिस्क्लोजर्स, इस पे वैसे अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इज़ ऑल्सो क्वाइट रेलेवेंट. एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जैसे ही आप स्टेप इन करोगे, इफ़ यू स्टेप इन प्रैक्टिसिंग वर्ल्ड, मतलब एक एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हो कई फर्म्स में वगैरह, तो एनुअल फाइलिंग्स के टाइम में दिस इज गोना बी द चैप्टर विच इज़ गोना बी द मोस्ट यूजफुल चैप्टर ऑफ ESG. पूरी ESG में अगर कोई सबसे यूजफुल चैप्टर होगा तो ये आपको फील होगा, क्योंकि आप बहुत सारे डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें ड्राफ्ट करते हो. तो द मोस्ट रेलेवेंट थिंग विच यू विल फील इज गोना बी दिस. सो यहाँ पे आपको फोकस करना है, मतलब फोकस एज इन यहाँ पे आप अभी से थोड़ा बहुत ध्यान देते हो तो एग्जाम के लिए भी अच्छा चैप्टर है, एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी इसका अच्छा खासा रेलेवेंस है. तो ये यू कैन कीप इट, आप अच्छे से पढ़ सकते हो. रादर देन जस्ट लीविंग इट आउट, यू कैन फोकस ऑन दिस चैप्टर. यस, ये एनुअल रिपोर्ट शाल कंटेन द फॉलोइंग. आई बिलीव इतना भी आप याद रख लेते हो ना एनुअल रिपोर्ट के बारे में, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. आगे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड, बट अगेन सवाल आएगा नहीं आएगा पता नहीं. दिस इज़ मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, इस पर इंडिविजुअली बहुत बार सवाल आ गया, तो ये आप अच्छे से कर लो, इसलिए उसके ऊपर टिक मार्क है ना. यहाँ से आगे आई डोंट फील कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एंड ये सब जगह पे सवाल बन सकता है. आई डोंट फाइंड इट एनीवेज रेलेवेंट कि वहाँ पे सवाल बनेगा भी. सो
स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन नहीं, ठीक है। बोर्ड्स रिपोर्ट एज आई सेड, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एज आई सेड 6 to 7 पॉइंट्स याद कर लो यार, क्योंकि इट इज़ गोना बी हेल्पफुल इन योर प्रैक्टिकल वर्ल्ड टू। सो अभी से ये अच्छे से कर रहे हो तो आपके लिए आगे जाके चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। एंड अगर आपको बोर्ड रिपोर्ट ओपीसी से रिलेटेड आगे दी गई है ना, ये अच्छे से याद करना, क्योंकि आई फील इस पे सवाल आने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। एक समराइज वे में पूरा रिपोर्ट दिया गया है, एंड रादर दैन वो बहुत सारा कंटेंट की जगह अगर कोई एग्जामिनर पेपर बना रहा है तो ये उठा के एग्जाम में डालने के लिए बहुत ईजी एक स्पॉट बन जाएगा। सो यहाँ से आगे जो भी है इक्विटी शेयर्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स और ये सारी चीज़ें आपको मन से लिखनी है। फ्रैंकली स्पीकिंग मन से लिखनी है, याद नहीं करनी है। इतना सब कुछ आप याद नहीं कर सकते। अगर सवाल आता भी है तो मन से लिखो। आपको प्रोविजंस एंड लॉज आपने कभी ना कभी पढ़ा है, उससे जो भी आपको रेलेवेंट एग्जाम में याद आए उसके हिसाब से बना दो, आपका आंसर बन जाए। तो यहाँ पे लर्निंग में टाइम वेस्ट मत करो। एंड वेबसाइट डिस्क्लोजर, अगेन वेबसाइट डिस्क्लोजर इज समथिंग विच हैज़ बीन आस्क्ड इन पास्ट फ्यू टाइम्स। सो ये अच्छे से कर लो। मतलब यहाँ से अगेन एक 6-7 पॉइंट्स उठा लो जो भी आपको अच्छे लगते हैं, याद कर लो। एंड यहाँ से आगे अगेन रिपीटेशन है, कहीं ना कहीं से उठाया हुआ आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। सो दिस इज समथिंग विच इज़ रिपीटेड। तो यहाँ पे आप थोड़ा रीड ओनली बेसिस पे रख सकते हो, या फिर नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे कवर्ड। डेटा गवर्नेंस, नाउ दिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स जो मुझे सबसे घटिया लगता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको भी शायद लगता होगा कि क्यों पढ़ रहे हैं अपन, ये क्यों दिया है अपने सिलेबस में, बट क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ही क्या है अपने पास, दिया है तो करना तो पड़ेगा। तो उसमें आई हैव मार्क्ड फ्यू थिंग्स। यस, ये एग्ज़ाम में इस बार पूछा गया था, लेकिन मैंने भी किया था तो ये दिया था तो करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंस समथिंग लाइक दैट। यस, डेटा गवर्नेंस चैलेंजेस, आई फील इस पे इस बार सवाल आ सकता है। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हेडिंग्स दिए गए 1, 2, 3, 4 जो भी पॉइंट्स है, उसके हेडिंग्स को याद करना है। एंड उसके अंदर ना एक 4 से 5 लाइन का कंटेंट अपने हिसाब से लिखिए। ये पढ़ लो पूरा, एंड अपने हिसाब से जो भी रेलेवेंट लगता है, जो आप एग्जाम में खुद लिख पाओगे रादर देन दिस लैंग्वेज, वो बना के वहाँ पे लिख लो। और उतना ही हर बार रीड ओनली बेसिस पे रखो, तो भी आपका काम हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन डेटा गवर्नेंस एंड डेटा मैनेजमेंट, अगेन समथिंग जहाँ पे सवाल बन सकता है। इन पास्ट भी आई गेस आके गया होगा। सो यहाँ पे आप बना सकते हो अच्छा खासा। ये आई गेस ये चैप्टर ही पहली बार आया, तो पास्ट आपको इसका चैप्टर का नहीं मिलेगा, बट यस यहाँ पे सवाल बन सकते हैं। तो ये आप अच्छे से कर लो। डेटा गवर्नेंस, गवर्नमेंटल लेवल, एंड यस यहाँ से आगे आई डोंट फील कि कुछ भी रेलेवेंट है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो ये सारे सेक्टर्स वाला, सेक्टर वाइज वाला तो किया भी नहीं था, क्योंकि एज आई सेड ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है अपने दिमाग की इतनी सारी चीज़ें याद रखने की। सो इतना सारा याद नहीं रख पाओगे। तो जो सबसे रेलेवेंट है इस चैप्टर में से उतना ही करो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी कितने आगे पता नहीं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आई फेल्ट वाज अ वेरी इजी थी, तो मैंने भी रीड ओनली बेसिस पे उसको रखा था, 1-2 बार पढ़ लिया था, क्योंकि बहुत इजी था एंड वी वर एबल टू कनेक्ट, मतलब वी आर एबल टू कनेक्ट विद इट। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट। लाइक अब देखते हो तो एनर्जी सेक्टर, समथिंग विच इज़ वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती होगी, कैसे आता होगा, इट इज़ डिफिकल्ट टू कनेक्ट। बट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आप बहुत जल्दी अपने हिसाब से कनेक्ट कर पाते उस इंटेंट से। लाइक पेमेंट थ्रू कार्ड्स हो गया, हाई स्टाफ टर्नओवर, यू नो दिस प्रॉब्लम्स इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। आपको उसके लिए कोई इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप देखते हो ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में। तो येस, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जैसे कि इनका पेमेंट कार्ड इन्फॉर्मेशन। सो ये सारी चीज़ें आपको पता है, मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। तो इसीलिए इस पर रीड बेसिस पे रखा था, बाकी तो आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत रेलेवेंस है, सिग्निफिकेंस इन ई कॉमर्स, अगेन दिस इज समथिंग विच इज़ रेलेवेंट टू यू। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हो। तो आई गेस दिस इज समथिंग, ई कॉमर्स वाला जो पॉइंट है वो भी आपको रीड ओनली बेसिस पे लिखना चाहिए, रखना चाहिए अपने लिए। आई हैव नॉट रिटन दैट आर देयर, बट येस ये भी आपको एक थोड़ा बहुत रीड ओनली बेसिस पे आप रख सकते हो, क्योंकि अगेन आई फील दिस इज समथिंग जहाँ पे सवाल आ सकता है। सो यहाँ पे आप रीड ओनली बेसिस पे रख दो इसको भी, ठीक है, एक बार पढ़ लो। डेटा गवर्नेंस, तो यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ यहाँ पे एक्चुअली आई फील क्वेश्चन बनने के चांसेस ऊपर से भी ज़्यादा यहाँ पे है,
रेगुलेटरी डायमेंशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, एंड ये एक्ट जो है ये अमेंडमेंट में आया था अभी, कवर किया गया था अपने सिलेबस में। सो ये आई फील आ सकता है ये दोनों जगह। तो इस चैप्टर को भी एक्चुअली आई गेस बहुत ज़्यादा डिटेल में ही डिस्कस कर लिया अपन ने, बट यस यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के OECD प्रिंसिपल्स वगैरह आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यस, सन फार्मा, ये केस स्टडी आपको एक बार पढ़नी है, एंड आई विल गिव यू द रीज़न वाई। जहाँ पर भी साइबर सिक्योरिटी या इन चीज़ों के बारे में आपके ESG में बातें की गई है वो आपको एटलीस्ट रीड बेसिस पे रखनी है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल आएंगे, मतलब आएंगे, इस बार भी आया था एंड आगे भी उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके लिए रीज़न भी ऐसा है कि इट इज़ वन ऑफ द फील्ड्स विच आर इंस्टीट्यूट वांट्स अस टू एक्सप्लोर। साइबर लॉज हो गए, साइबर सिक्योरिटीज़ हो गए, तो यहाँ पे आपको वो छोड़ना नहीं है, आपको उनसे गो थ्रू करते हुए जाना है। जस्ट मेक श्योर यू आर रीडिंग देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लर्निंग देम, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग देम एटलीस्ट वंस, राइट। तो उतना तो अपन कर सकते हैं यार, एक बार रीड कर लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। चैप्टर 10 के बारे में मैं इन डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, मुझे बस एक जगह पे डिस्कशन लेना था इस चैप्टर का। आई हैव मार्क्ड फ्यू थिंग्स बट इट्स ओके, लाइक टाइप्स ऑफ विसल ब्लोअर्स, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स, यस विसल ब्लोअर एंड एवरीथिंग, ये इंडियन एक्ट्स हैं, तो ये सब कुछ आपको करना है। मुझे यहाँ पे एक्चुअली इन डिटेल डिस्कशन सार्बन-ऑक्सली एक्ट, जैसा कि मैंने कहा, ये जहाँ पे भी आता है ये आपको करना है, आपके पास ऑप्शन है नहीं। यस, यहाँ पे एक डिस्कशन करना था कि बहुत सारे केसेस दिए गए हैं एंड आपको क्या करना चाहिए। सो आई फील आपको एक या दो केस लॉस के नाम याद करके चलने चाहिए। अगर विसल ब्लोअर में प्रोविजन आता है तो एक नेगेटिव वे में आप लिख सकते हो कि दिस थिंग्स हैव हैपेंड इन पास्ट, और दो केस लॉ के रेफरेंस दे दो, दैट्स इट, सिर्फ नाम के रेफरेंस दे दो, एंड बाकी आप अपने मन से ऊपर वाला जो कंटेंट है वही लिखो। केस लॉ पे डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा कि बताओ सत्येंद्र दुबे केस में क्या हुआ था, ऐसा सवाल नहीं आने वाला है। इट इज़ प्रैक्टिकली इररेलेवेंट और मोस्टली ऐसा सवाल नहीं बन सकता। देन यस, जुडिशियल रिस्पांस, इसको आपको समराइज करना है ना। यहाँ पे समराइज करते हुए आपको क्या करना है, आपको ये सारे जो केस लॉस दिए गए बीच में उनको याद करते हुए नहीं चलना है कि केस लॉस के नाम आप कट कर सकते हो, केस लॉस के नाम मत याद रखो, बस जो जजमेंट्स है लाइक क्रॉस एग्जामिनेशन, यहाँ पे लिखा है द विटनेस हैज बीन डिपोज्ड अगेंस्ट हिम, जो छोटे छोटे डिनाइड परमिशन टू क्रॉस एग्जामिनेशन, तो जहाँ पे ऐसा लिखा है तो थोड़े थोड़े क्रक्स है ना वो निकालते हुए चलो, एंड जुडिशियल रिस्पांस को अपने साथ रखो छोटे से समराइज वे में 4 to 5 पॉइंट्स को। वर्क प्लेस, यस, यहाँ पे मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी थी। यस, ये केस लॉ आई गेस 2 या 3 जगह पे रिपीट हुआ है, भोपाल गैस ट्रेजेडी बेसिकली। सो ये आपको अच्छे से करना है मतलब रीड थरोली, लर्न नहीं करना है। और यस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, आई गेस आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि विशाख का जजमेंट जो है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। देन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गई है, वो तो डोंट फील वेरी रेलेवेंट। एंड यस, यहाँ पे जो गाइडलाइंस थे विशाखा के वो आई गेस स्टिल आर रेलेवेंट एंड स्टिल आर इम्पॉर्टेंट, तो उन पे सवाल डायरेक्टली बन सकता है। यस, जेंडर पैरिटी एंड जेंडर इक्वालिटी सेम है क्या? नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए। मैं इस चैप्टर में मेन फोकस आपका कहाँ लेके जाना चाहता था, यस, दिस इज़ द मेन फोकस वेयर एक्चुअली मैं आपको इस चैप्टर पे लेके आना चाहता था, क्योंकि बाकी चीज़ें मोस्टली आपको भी ऑलरेडी पता ही होगी। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने दिया गया है ना एक सप्लायर कोड ऑफ कंडक्ट दिया है। नाउ आई फील कि यहाँ पे आपको सवाल आ सकता है कि एक सप्लायर कोड ड्राफ्ट करके दो 4 to 5 मार्क्स का, एंड एक्चुअली इट कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बट सवाल बन सकता है। उन्होंने दिया गया है कि सप्लायर्स की गूगल ने क्या कंडीशंस रखी थी, तो ऐसे देखो यहाँ पे सर्टिफिकेशंस की बात की गई है कि वो सर्टिफिकेशंस लेगा, यहाँ पे ऑन साइट वर्क या फिर लेबर फ्रीली चूजन एम्प्लॉयमेंट है, ऐसे बहुत से पॉइंट्स दिए गए हैं। बट आपको उनमें से रेलेवेंट जो भी पॉइंट्स लगते हैं उनमें से यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आप देखोगे सप्लायर कोड उन्होंने बहुत बड़ा दिया है। सो आप इसमें से जैसे कि ये फर्स्ट वाला पॉइंट है सप्लायर्स कमेंसमेंट, तो देखो लेबर एंड ह्यूमन राइट्स, इसमें से 1 या 2 पॉइंट याद कर लो, हेल्थ एंड सेफ्टी के 1 या 2 पॉइंट याद कर लो, एनवायरनमेंट का 1 या 2 पॉइंट याद कर लो, एंड ऐसा एक ड्राफ्ट सप्लायर कोड अपने पास लिख के रख लो।
एक अराउंड सिर्फ हेडर्स लिखने हैं, अंदर का कंटेंट नहीं, सिर्फ हेडर्स लिखने हैं ऐसे डिवाइड करते हुए, एंड अपने पास एक कंटेंट लिख के रख लो एंड सिर्फ गो थ्रू दैट। अगर एग्जाम में ड्राफ्ट सप्लायर कोड आता है तो आपको वो लिखते बनना चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग विच आई फील कि बहुत से लोग छोड़ देंगे इग्नोरिंग इट कि यहाँ पे गूगल का नाम लिखा है एंड हाउ इज इट रेलेवेंट टू अस, बट ऐसा सवाल आ सकता है। इसीलिए मैं स्पेसिफिकली इस लेसन में इसी एक ही जगह पे थोड़ा ध्यान देना चाहता था। एंड नाउ यस, बिजनेस एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एंटी ब्राइबरी। भाई इसमें करना क्या है? इंडियन लॉस तो है, एंड क्या हमें सब कुछ करना चाहिए? दिस इज अ ह्यूज क्वेश्चन नाउ, एक क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए भी। ये चैप्टर एक पूरा क्वेश्चन मार्क ही था फ्रैंकली स्पीकिंग, कि इसमें कितना करूँ, क्या नहीं करूँ। एंड ये चैप्टर और तकलीफ क्यों देता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में सिर्फ बिजनेस एथिक्स एंड ये जो दिया है ना कोड ऑफ कंडक्ट एंटी ब्राइबरी, इसके लिए 10 मार्क का सेपरेट पार्ट हुआ करता था। सो ये चैप्टर तो ऐसे लगता है कि भाई ये चैप्टर अगर 10 मार्क के लिए आ गया और मैंने ऐसे रीड एंड ओनली बेसिस पे रख दिया तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ क्या कहते हैं, मतलब एक फंस जाते हैं अपन कहीं ना कहीं पर। दिस इज अ डिलेमा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। सो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उस चैप्टर के बारे में। सो एथिक्स वगैरह के पार्ट को मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आई गेस यहाँ पे आपको दिक्कत भी नहीं आती होगी। यस, टिक मार्क है जस्ट 5 बॉटम लाइंस, एक डायरेक्ट सवाल बनाने के लिए आसान है। ये भी आई गेस आपको ऑलरेडी पता ही होगा। एथिकल डिलेमा इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे सवाल बन सकता है। तो एथिकल डिलेमा पे तो आपको फोकस करना ही है। सारा एथिकल डिलेमा इज समथिंग विच इज़ हॉटस्पॉट फॉर क्वेश्चन मेकिंग। यहाँ पे हो या CMA DD में हो, वहाँ पे भी एथिकल डिलेमा के बारे में बात की गई है। एनीवेज, दिस इज़ अ हॉटस्पॉट, यहाँ पे सवाल बन सकता है। केस स्टडीज़ दी गई है। आई बिलीव आपको बस एक बार रीड एंड ओनली बेसिस पे ये 2 ऊपर की केस स्टडीज़ आप रखते हो तो भी इनफ है, बाकी सारे छोड़ देते हो तो भी इट्स ओके। आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है उनमें। स्टेप्स रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा से रिलेटेड आपको कुछ नहीं छोड़ना है। एंड यस, ये जो केस स्टडी है ना, रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा, आपको ऐसा सवाल आ सकता है अगर वो लेवल आप करते हैं आपकी एग्जाम्स की। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन, आपको एक केस स्टडी देंगे और बताओ कि कैसे आप इसको रिजॉल्व करोगे। तो आपको ये स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन जैसे उन्होंने किया है वो इतना इन डिटेल तो एग्जाम में आप नहीं कर सकते, बट एक ब्रीफ आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप एक अच्छे से आंसर को प्रेजेंट कर पाते हो एंड उसको कर सकते हो। बट एक एग्जाम की लेवल बहुत अप करनी पड़ेगी ऐसा सवाल करने के लिए। बट येस, इट इज़ अ पॉसिबल क्वेश्चन, क्योंकि एट द एंड ऐसा सवाल आता है तो हर एक का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग हो, तो एक स्टैंडर्डाइज आंसर उनको नहीं मिलने वाला है। एंड फिर वैसे क्वेश्चन पूछने से वो थोड़ा पीछे हट जाएंगे, क्योंकि एक जनरल आंसर भी सही लगने लगेगा उसमें। बट अगेन, अगर एक जो एग्ज़ाम का जो पेडल है वो अप करना है तो ऐसा सवाल आ सकता है। सो एक ब्रीफ अपने लिए एक आइडिया रख के रखो कि क्या लिख सकते हो अगर ऐसा सवाल आ जाता है। कोड ऑफ एथिक्स एंड यस, इसमें ये जो जगह है ना कोड ऑफ एथिक्स में इंक्लूड कोड ऑफ कंडक्ट, ये पूछे गए हैं पास में, इसीलिए टिक मार्क किया था। बट अगेन, डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड यस, ये भी आप पढ़ लो एक बार। सो ये सारी चीज़ें एक्चुअली डिस्कस जो करना है यहाँ पे, आई गेस बहुत सारे केस स्टडीज़ दिए गए, राइट। यस, ये आप पूरे कट कर सकते हो। जो यहाँ पे दिए गए केस स्टडीज़ है ना, ये आप डायरेक्टली कट कर सकते हो। ये तो मैंने पढ़े भी नहीं, कोई मतलब नहीं है उनका पढ़ने का। सिर्फ यस, भोपाल गैस ट्रेजेडी अगेन एक बार करना है, दिया गया है भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको पढ़ना है, ऊपर भी दिया गया था, यहाँ से भी एक बार पढ़ लो। समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग, एंटी ब्राइबरी नाउ, यहाँ से असली चैप्टर शुरू। हेलो गाइस, यहाँ से आगे थोड़ा हिसिंग का वॉइस ज़्यादा बढ़ गया था। आई गेस इससे पहले का थोड़ा बेरेबल था, बट इसके आगे थोड़ा हिसिंग का साउंड थोड़ा बहुत बढ़ गया था। तो यहाँ से आगे का रिकॉर्डिंग फिर से कर रहा हूँ मैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट डायरेक्टली। सो यस, अपन एंटी ब्राइबरी लॉस पे थे। यहाँ से जो भी ऊपर का था, आई विल लाइक टू रिमाइंड कि जो टिक किया है उतना ही करना है, ऐसा मैंने कहीं पे भी बोलने की कोशिश नहीं की है आपको। बट यहाँ से जो आगे का कंटेंट है, इट इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग कि इसमें कितना करना है कितना नहीं करना है। जैसे मैंने सेकंड चैप्टर में कहा था कि जहाँ जहाँ मैंने टिक किया है उतना ही मैंने किया है। सो आप भी वही स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो फॉर कंटेंट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो यस, ये डेफिनेशंस मैंने किए थे, आप एक बार देखते हुए चल सकते हो, थोड़ा वीडियो स्लो कर सकते हो एंड यू कैन टेक इट। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है तो आई एम नॉट एक्सटेंडिंग इट, आप जस्ट देख कर सकते हो, चेक कर सकते हो, आप चल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आई फेल्ट इट इज़ क्वाइट इरेलीवेंट।
Yes, Lokpal and Lok Yukta Act is a little bit more important than Prevention of Corruption Act. मतलब उसमें से बहुत सारे पेनल्टीज वगैरह दी, आई गेस पेनल्टीज क्या बोल रहा हूँ, पनिशमेंट्स दिए थे कि फाइन, इम्प्रिजनमेंट, बट आई डोंट थिंक कि अपन इतना सब कुछ याद रख सकता है. तो लोकयुक्ता इज अ लॉट बेटर दैन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो इसमें अपन थोड़ा ज़्यादा फोकस रखेंगे. यस, आप देख सकते हो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल आपको करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन हो गया, मेंबर्स हो गया, सिलेक्शन कमेटी हो गया, ये सब आपको करना है. देन इंक्वायरी विंग, प्रोसिक्यूशन विंग, जुरिस्डिक्शन, थोड़ा समरी समरी में लिखते हुए चलना. पूरा आपको ऐसे मॉड्यूल ही याद नहीं करना है, समराइज करना है. एंड यस, यहाँ पे आई गेस एक मार्कर नहीं आया था, एक ही मिनट रुकना. तो यस, आपको ये करना है. उसके बाद यहाँ पे भी आपको समराइज करना है, बहुत बड़ा कंटेंट है, समराइज कर लो. देन गिव मी अ सेकेंड. यस, सीजर की ज़रूरत नहीं है. प्रोविजनल अटैचमेंट्स मैंने किए थे, कंफर्मेशन ऑफ अटैचमेंट्स मैंने किया था, कॉन्फिस्केशन में करप्शन, ठीक है. यस, यहाँ पे भी, ये यहाँ से आगे भी आपको करना है, ये भी आपको करना है. मिसलेनियस आप छोड़ सकते हो. देन आईसीएसआई का एंटी ब्राइबरी कोड आपको पूरा करना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, क्योंकि वो दैट इज समथिंग जिसपे सवाल बन सकता है एंड वी कांट रिस्क इट, राइट. आईसीएसआई से रिलेटेड है तो उस पर सवाल पूरा आ सकता है, तो आप अच्छे से कर लेना उसको. इनफैक्ट ये गाइडिंग इंस्ट्रक्शंस भी आपको करने हैं, एटलीस्ट रीड कर लो थरोली. लेट्स गो अहेड. केस स्टडीज, नो, दीज आर नॉट रेलेवेंट. तो यस, यहाँ से आगे अपना डिस्क्रिप्शन ब्रीफ रहेगा, बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे, क्योंकि डिटेल वाला डिस्कशन अगेन जो भी डिस्कशन है वो 18, 19, 20 चैप्टर्स के लिए होगा. इसमें एक पॉइंट था कि इसमें इंडिकेटिव पेपर में आई गेस सवाल था, सो ये करना है या नहीं करना है, इट इज समथिंग विच इज क्वेश्चनेबल. बट आई बिलीव कि आपको ये सारे पॉइंट्स तो कुछ मेमोरी टेक्निक करके याद कर लो, क्योंकि इंडिकेटिव पेपर में दिया था, तो मे बी वो इस बार पूछ ले. यस, एनवायरमेंट देन ग्रीन इनिशिएटिव्स, एंड उसके रिलेटेड मुझे एक एग्जांपल वाला पॉइंट आपको बताना है. अगर प्रीवियस रिकॉर्डिंग में वो कवर नहीं हुआ होगा तो अभी मैं एक अच्छे से एक बार वो समराइज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए. परमिट्स एंड एवरीथिंग आपको करना है, वो पता ही होगा आई गेस, ये जो परमिट्स हैं. देन ये इक्वेशन वगैरह आप ये सब कुछ छोड़ सकते हो, उसका कुछ मतलब नहीं है. यस, ये एग्जाम्पल्स वाला पॉइंट आ गया. मैं आपको ये एग्जाम्पल्स वाला पॉइंट है ना एंड में एक बार अच्छे से समराइज करके बता देता हूँ कि इसका क्या करना है. यहीं पे भी लिखा है मैंने, बट मैं आगे समराइज कर लेता हूँ वो सब कुछ. सिग्निफिकेंट फीचर्स कर लो एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस कर लो, मतलब यहाँ तक, इधर तक कर लो, यहाँ से आगे का कट कर सकते हो. पावर्स एंड एवरीथिंग इररिलेवेंट है, यहाँ से आगे भी इट इज़ इररिलेवेंट. एंड ये सारी चीज़ें तो आई गेस बताने की ज़रूरत नहीं है. देन लेट्स मूव ऑन टू सीएसआर. सीएसआर तो पूरा करना है. अगर आपने इस बार का जून 2024 के पेपर्स देखे होंगे तो सीएसआर पे बहुत फोकस था एंड इट इज़ स्टिल गोना बी अ हाईलाइटेड एरिया. सो सीएसआर तो अच्छे से ही करना है. सो आई डोंट थिंक उस पर एक बहुत बड़ा डिस्कशन करने की ज़रूरत भी है, तो वो सब कुछ करना है. एंड दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ अ सीएसआर रिपोर्ट. अगर आप आपके प्रैक्टिस में जाओगे ट्रेनी के पास, मतलब एज अ ट्रेनी, तो दिस इज समथिंग विच यू विल गेट टू ड्राफ्ट. तो एक बार सिर्फ ओवरव्यू कर लो.
ग्रीन इनिशिएटिव्स। सरप्राइजिंगली इस पे एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था। इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड आप इसमें याद भी बहुत कुछ कर नहीं सकते हो, टू बी वेरी फ्रैंक। यस, एक ये जो SDGs है, आई विल सजेस्ट यू यू लर्न 5 to 6। यस, इसका जो इसके भी एक 3 से 4 पॉइंट निकाल लो, इंडियन इनिशिएटिव्स क्या क्या है। एंड ये एग्जाम में पूछा था, रिसोर्स एफिशिएंसी। यस, बहुत सारी बातें तो नहीं करूँगा इस चैप्टर पे, थोड़ा बहुत आपको इस मन से ही लिखना है। वी हैव बीन लर्निंग पोल्यूशन फॉर लाइक पास्ट 10 years और मे फ्रॉम योर चाइल्डहुड। सो आप अपने मन से थोड़ी बहुत चीज़ें लिख सकते हो एंड इट विल स्टिल फेच यू फ्यू मार्क्स तो मिल ही जाएंगे यार। मतलब पूरे नहीं मिले तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़े बहुत मिल जाएंगे। बट आप ये सब कुछ याद करने में टाइम वेस्ट करोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द सिलेबस इन रीजनेबल टाइम एंड एक अच्छे से समराइज वे में सब कुछ खत्म करना पॉसिबल नहीं होगा। यस, वेस्ट मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ वेस्ट थोड़ा बहुत है जो कुछ अलग है, तो एक बार ये अच्छे से कर लेना। एंड फॉर्म्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट ये एक बार पढ़ लो अच्छे से, थोड़ा कुछ अलग है जो अपन ने शायद पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। यस, यूरोपियन ग्रीन डील ये मैंने किया था क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि इस पे सवाल आ सकता है, इसीलिए सिर्फ टिक मार्क है। एंड ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। जी आर आई 19th या 20th लेसन में कवर है, वही से करना, वही पे ज़्यादा डेप्थ में दिया है। और ये जो स्टैंडर्ड्स वगैरह दिया है वो आप कट कर सकते हो। गवर्नेंस इन्फ्लुएंस के बारे में मैं आपको एक सिंपल एडवाइस करता हूँ, इसको मैं इसके अंदर जाकर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें दी है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात किया गया है। एंड आपको क्या करना है, इस सिंपली इस लेसन में क्या करना है, आपको सब कुछ पढ़ना है। बहुत बेसिक बेसिक बातें की गई है, ठीक है ना। मतलब आप रिलेट कर सकते हो इन सारी चीज़ों से और आपको आपके मन से ही लिखना है। बट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, बट स्ट्रिक्टली मॉड्यूल के लाइंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन से बना सकते हो, चैप्टर अच्छा है। लेकिन इसमें आई गेस यहाँ पे सवाल आया था, यहाँ पे सवाल आ गया था एंड इट वॉज प्रिटी ऑब्वियस, क्लियर कट दिख रहा था कि इस पे सवाल बन सकता है और उन्होंने बनाया भी। अगेन रिपीट होगा या नहीं होगा दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट यहाँ पे सवाल आ चुका था। मुझे रोल वगैरह बताया गया ना उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ये थोड़ा आप अपने मन से भी लिख सकते हो यार। इतना उसमें टेंशन मत लो और पॉइंट्स बनाने का, क्रक्स बनाने का भी इतना उसमें डीप में जाओ मत। यू कैन राइट एज पर योर माइंड एंड यू विल स्टिल बी एबल टू फेच द मार्क्स। जस्ट रेलेवेंट कंटेंट लिखना है, अच्छा ग्रामर, प्रेजेंटेशन ये मेंटेन करना है, दैट्स सफिशिएंट। देन यस, चैप्टर 17 में 2 या 3 ही पॉइंट है जहाँ पे मुझे डिस्कशन करना है। फर्स्टली एआई वाला एक पॉइंट है। यस, एआई वाला, ये दोनों पॉइंट्स है ना, ये अच्छे से करना। यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस दिए गए, तो ये एक एक मार्क के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड यू विल हैव टू राइट इट। देन यस, रोल ऑफ सीएस इन ईएसजी, तो ये हेडिंग्स हेडिंग्स आपको याद करना है। अंदर का आप अपने मन से लिख सकते हो, अंदर का कुछ भी मत करना। देन यस, हाउ इज दिस रेलेवेंट टू अस इज अ बिग क्वेश्चन। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, कि हम क्या फोरकास्ट करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। ये तो छोड़ ही दो यार, मतलब हेडिंग लिख लो बस। और रिस्क मैनेजमेंट, सो ये एक बहुत बढ़िया केस लॉ है। दिस इज एक्चुअली हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सीएस इन कॉर्पोरेट लॉ। एक्चुअली अपने को रिस्पेक्ट और डिग्निटी देने वाला केस लॉ है, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ लो, भले इस पे सवाल ना है, बट दिस इज समथिंग विच विल मेक यू प्राउड। यस, सो यहाँ से आगे रिस्क मैनेजमेंट एंड पार्ट 3 पे डिस्कशन होगा। रिस्क मैनेजमेंट के स्टार्टिंग की जो थियरी वाला पार्ट है, आई डोंट थिंक आपको उसमें कोई भी दिक्कत आई होगी, क्योंकि 20 मार्क के लिए आप ऑलरेडी सब कुछ याद करते हुए चल रहे होंगे। एंड का जो डिस्कशन होगा कि बहुत सारे केस स्टडीज दिए हैं, उनका क्या करना है, तो वहीं पे मैं डिस्कशन फोकस करूंगा।
एंड यस बैंक एंड पीएनबी का केस लॉ दिए गया, केस स्टडी दिए गए, वो आपको अच्छे से करने हैं। बट एंड वाले जो केसेस है मेरा डिस्कशन मेनली उन्हीं पे होगा। यस, साइबर रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है, मैंने पहले भी बताया एंड अभी भी बता रहा हूँ, साइबर रिस्क इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट? यप्स। सो यस, पीपल रिस्क इज समथिंग विच इज़ न्यू। मुझे तो न्यू लग रहा था एंड आई थॉट मे बी मैं लिख नहीं पाऊंगा अपने मन से। सो ये एक बार पढ़ लो, स्ट्रैटेजिक रिस्क एक बार पढ़ लो। देन यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं, मैरिको का केस स्टडी आई गेस, सो वो सब कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे एग्जांपल्स वगैरह। एंड फाइनेंशियल रिस्क आपको अच्छे से करना है, ऑपरेशनल रिस्क आपको अच्छे से करना है, ये सारे एग्जांपल्स आप छोड़ सकते हो। इन्वायरमेंटल रिस्क एक बार पढ़ लो। यस, यहाँ से आगे जो ये इन्फोसिस की केस स्टडी दी है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है कि आप बताओ इन्फोसिस केस स्टडी में क्या दिया गया है, बट एक लिंकिंग केस स्टडी आ सकते हैं। तो आप ये सारे पॉइंट्स याद रख लो, आप इतने सारे पॉइंट्स भी लिख लोगे ना तो भी सफिशिएंट है। केस स्टडी पढ़ लो एंड दिस इज द वे दे हैव मिटिगेटेड। सो आप थोड़े बहुत पॉइंट्स आप लिख सकते हो अपने मन से, और बाकी यहाँ से एक दो लिख लोगे तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। देन ई आर एम एक्चुअली ओल्ड सिलेबस में बहुत बड़ा टॉपिक था एंड बहुत बार उस पर सवाल पूछा गया, बट इन न्यू सिलेबस ई आर एम हैज़ बीन रिमूव्ड। सो ई आर एम पे सवाल आने का सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि आपको ई आर एम क्या है यही पता नहीं है, तो ई आर एम इन कौन से भी सेक्टर हो क्या मतलब बनता है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैंने जैसे कहा आपको करना है, अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे जिन्होंने बहुत कुछ दिया है, तो कंप्रेहेंसिव प्लान दिया है या फिर जो भी दिया है, ये आपको करना है अच्छे से, इनके पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, एक दो पॉइंट्स हर हेडिंग के अंडर के याद करने हैं। यहाँ पे भी उन्होंने कुछ दिया है और रिकवरी दिया है, यहाँ पे दिखे रिमेडिएशन प्लान दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपको। इस बार भी पेपर में ऐसा ही कुछ सवाल आया था, अगर आपको ये पॉइंट्स आ रहे होंगे तो आप ये लिख लोगे और आसानी से वो केस स्टडी से बाहर चले जाओगे। एंड फिर बाहर की जो भी बातें की है जैसे कि यूएसए, फिर वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दैट उस पर डायरेक्ट सवाल तो नहीं आने वाला है, तो वो रेलेवेंट नहीं है वो। So yes, last part of this module, and then we will discuss the overall strategy of the subject और बाकी चीज़ें, and then we'll round it off. Yes, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको ऑलरेडी आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें की होगी, क्योंकि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में, बट जहाँ जहाँ मुझे अटेंशन आपका अट्रैक्ट करना है वहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पे केस स्टडी दिया है, अगेन यू कैन समथिंग कट इट। ओलंपिक्स वाला भी कट कर सकते हो। ये यहाँ पे मुझे आपका अटेंशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं और इस पे सवाल भी आ सकता है, जैसे हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था ISO 26000, तो यहाँ पे वो रिपीट हुआ है एंड इस पे सवाल आ सकता है, तो ये एक बार अच्छे से कर लेना, ये 4 स्टैंडर्ड्स याद रख लेना। BRSR तो आप अच्छे से करोगे ही, उसके बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे कट कर देना है अगर किसी ने किया नहीं होगा, आई फील ऑलरेडी आपने कर लिया होगा, बट स्टिल यस, ऐसी सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यस, यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे ESG रेटिंग्स में बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स दिए, तो सबके अपने को याद करने की ज़रूरत है। क्या उस पर स्पेसिफिक सवाल आएगा? तो आई फील नो। और अगर आ भी जाता है तो आप याद रख पाने वाले हो क्या? खुद से पूछो, नहीं रख पाने वाले हो ना। सो क्या करना है अपने को, ESG जो हेडर्स हैं, मतलब एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, उसमें से आपको जो भी पसंद है, मतलब जो आप रिकलेक्ट कर पाते हो, उसमें से 3 से 4 पॉइंट याद रख लो, और कहीं पे भी आ गए वही पैरामीटर्स चिपका के आएगा ना, गलत तो होने वाले हैं नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो ये एक रेटिंग वाली है, इस पे आपको ध्यान देना, ये अच्छे से करना है, क्योंकि उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल उन्होंने नीचे दिया गया है इसके लिए। बाकी जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये नेम है,
डन्स एंड ब्रैडस्ट्रीट याद कर लिया, उसका सिर्फ एक क्रक्स निकालना है। जैसे यहाँ पे लिखा है डाटा एनालिटिक्स करते हैं, प्रोवाइडर है, इनसाइट्स देखते हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस एंड ट्रेंड्स देते हैं, तो ये खत्म बस। सो इतना ही आपको याद करना है। और इस पे अगर सवाल आ जाता है तो वो पैरामीटर जो अपने मन से लिखने वाले थे वो लिख दो, ये जो क्रक्स है वो लिख दो, और इस क्रक्स के बेस पे अपने मन से जो भी लिख पाते हो वो लिखना है, 3 से 4 पॉइंट बना के छोड़ना है, ठीक है। सो ऐसा ही आपको सारे रेटिंग्स के लिए फॉलो करना है, क्योंकि आप सारे रेटिंग्स में क्या दिया है वो याद नहीं रख पाने वाले हो। एडवांटेजेस नाउ, इस पे एक आसान सा सवाल आ गया था इस बार, एंड ऐसे सवाल आ जाते हैं, दीज आर चेरीज एग्जाम के, फ्री में एग्जाम का ऐसे सवाल आ गए, आप मन से भी लिख सकते हो, बट आई विल स्टिल रिकमेंड यू टू स्टिक विद मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल की लैंग्वेज या फिर मॉड्यूल के वर्ड्स आप थोड़े बहुत यूज करते हो तो मार्क्स के लिए बेटर पड़ता है। जैसे आपसे आगे आप कट कर सकते हो, ये कुछ काम का नहीं है। यस, एग्जाम्पल वाला पार्ट आ गया, मैं अभी यही पे समराइज कर देता हूँ सारा। सो चैप्टर 13 एनवायरनमेंट वाला हो गया, देन ग्रीन इनिशिएटिव्स हो गया, देन एक चैप्टर 10 है जिसमें हेल्थ सेफ्टी और इन सारी चीज़ों की बातें की गई है, एंड नाउ दिस चैप्टर। तो आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि ये कंपनी ने एक्स वाई जेड किया है, वो कंपनी ने एक्स वाई जेड किया है, ऐसा सब कुछ दे रखा है। तो इसको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक शीट ऑफ पेपर लेना है, सिंगल पेपर, उस पर कंपनी का नाम लिखना है, उसके इनिशिएटिव्स लिखने, और वो इनिशिएटिव से क्या बेनिफिट हो रहा है ऐसे, और ऐसे आपको 3 से 4 कंपनीज का समराइज करना है बस। सो मैंने ये वाला जो समराइजेशन है वो टाटा मोटर्स का मैंने एक किया था, एक एचडीएफसी का किया था, और एक कोई और किया था। सो ऐसे 2 या 3 कंपनीज लेने हैं, उनका समराइज करना है एक पेपर पे, बात खत्म, उससे ज्यादा नहीं करना है। कहीं पे भी कुछ भी आ जाए, यही एग्जाम्पल्स में अपने को अपना पेपर संभालना है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे पहले तो एनवायरमेंट रिलेटेड है, देन यहाँ पे सप्लाई चेन के रिलेटेड है, एंड यहाँ पे इंजरीज, वो क्या कहते हैं अपने हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। सो मैं अगर आप मेरा पेपर देखते हो कॉपीज, अगर मुझे चांस मिलता है आपको दिखाने का, मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरे पेपर में आई हैव यूज्ड दिस सेम एग्जांपल इन 2 to 3 आंसर्स। जहाँ पे हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड था मैंने वहाँ पे यूज किया, एनवायरमेंट से रिलेटेड था यहाँ पे वो यूज किया है, एंड जहाँ पे भी सप्लाई चेन रिलेटेड कोई था तो वहाँ पे वो ऐसा यूज किया। सो ऐसे कॉम्बिनेशन यूज करते हुए मैंने मेरे पेपर्स में एग्जांपल्स ऐड किए। अब आप 2-3 और कंपनीज के एग्जांपल्स को एक शीट पे समराइज कर लो, बाकी सारी जगह पे जहां जहां एग्जांपल्स दिए आप कट आउट कर दो उनको, आपको बस उतने ही याद करने, ठीक है ना। सो टाटा मोटर्स वाला एक एग्जाम्पल आप लेके जा सकते हो अपने एग्जाम में, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो ऐसे और 2 कंपनीज के रख लो, एक शीट बना लो, उतना ही याद करना है, याद भी मतलब रीड करना है थरोली बस, और एग्जाम्पल देने ही हैं जहां भी दे सकते हो, क्योंकि वहां पे मार्क्स मिलते हैं अपने को। चेकर इज क्या बोलते हैं, चेक सब कंटेंट तो लिख के आ रहे हैं, पर जो एग्जाम्पल लिख रहा है ही इज गोना बी अ बेटर कैंडिडेट टू गेट मोर मार्क्स, क्योंकि चेकर को पता है भाई, इसको पता है इसने क्या पढ़ा है, इसको वो अंडरस्टैंड कर रहा है कंसेप्ट को, वो सिर्फ रट के नहीं आए ना। जैसे कि IIR से अपन ने चैप्टर 1 में भी मैंने कहा था आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पे उसका क्रॉस लिंकिंग है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो गए, कंटेंट एलिमेंट्स हो गए, इन पे क्वेश्चंस आ गए हैं पास पेपर में, तो आप अच्छे से कर लो। GR आपको यहाँ से करना है रादर दैन जहाँ से हमने कट किया था, ये आप कट कर सकते हो, रिपोर्टिंग प्रोसेस अंडर GR है। सो यहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक दिया है, ये जो है ना, ये रिपोर्टिंग, ये आपको अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आ सकता है सवाल, इट कैन बी इजी क्वेश्चन, बट यहाँ से ऊपर का जो है ना, यहाँ से आपको एक एक पॉइंट निकालने हैं सारे इससे हेडर से, एंड उसका एक ब्रीफ समरी बना लो, दैट्स इट। तो अगर गलती से सवाल आ जाता है रिपोर्टिंग प्रोसेस अंडर GR है, तो आपको वो 5 या 4 पॉइंट लिखने, खत्म, समराइज में। BRSR तो आपने अच्छे से किया ही होगा। यस, जहाँ पे मैंने आपको लेसन 1 में कहा था एक एवोल्यूशन के पार्ट के, सो इवोल्यूशन का क्या था, आपने को बहुत सारा इंडियन कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया में डेवलप हुआ उसके बारे में बातें की गई थी। तो आप ये याद कर जाके जा सकते हो, रादर देन रिमेंबरिंग दैट आई हैड रिमेंबर्ड द मेजर इवेंट्स जो हुए थे, जैसे 2011 में NVG वाला पार्ट हो गया, या फिर 2014 में
CSR वाला पार्ट हो गया। तो मेजर मेजर इवेंट्स मैंने याद रख लिए थे। एक थोड़ा सा इवोल्यूशन का अपने को याद था कि अगर गलती से सवाल आ गया तो लिख पाऊंगा। वैसे आज तक ऐसा सवाल कभी आया नहीं है एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो आएगा भी, बट एक ब्रीफ में अपने पास होना चाहिए, एक सेफ्टी पर्पज के लिए इसे आप याद कर सकते हो। तो यहाँ से कर लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस, इस पे इंडिकेटिव पेपर में और बुक बैक पेपर में कहीं पे भी ना एक बहुत अच्छा सवाल आया था एंड इट इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी कि इस पे सवाल आ जाए। सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गिव यू दिस न्यूज़ कि आपके 9 के 9 प्रिंसिपल्स की याद करना है ना। एग्जैक्टली नेम पूरा वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगेन आपको याद तो करना पड़ेगा उसके अंदर दिया क्या है। एंड जो अंडर के ये डिटेल वाले पॉइंट्स है ना, ये जैसे 1 2 3 4 दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं, ये सिर्फ आपको रीड थरोली करने हैं, प्रिंसिपल का नाम अच्छे से करना है। दैट्स इट। ये चैलेंजेस वगैरह तो आप पढ़ोगे ये एक बार। सो लेट्स समराइज इट कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटजीज यूज की थी ईएसजी के लिए। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल वाला, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। वो शीट बनाओ, खुद के लिए बनाओ, खुद के पसंद वाले एग्जाम्पल निकाल के बनाओ, ठीक है ना। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ईएसजी में हर चीज याद करना पॉसिबल नहीं है, ये आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, ठीक है। सो करना क्या है, जहाँ जहाँ इंडियन लॉज है वहाँ पे अपन हार्डवर्क करने वाले हैं। जैसे कि चैप्टर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, वहाँ पे अपने को याद करना है, वो अपन हार्डवर्क करेंगे और याद करके जाएंगे। कैसा भी सवाल आ जाए अपन उस पर सॉल्व कर लेंगे। अपन वी विल बी मोर देन 200% प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ना बाकी जगह पे क्या करना है, बहुत सारी जनरल बातें की, सारी जगह पे आप जाओगे जनरल बातें ही है, तो वहाँ पे आप वर्ड टू वर्ड याद नहीं कर सकते। क्या करना है अपने को, इंटेंट समझना है उसका, उसका सब्जेक्ट का इंटेंट है पहले आप समझ लो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है फॉर एग्जांपल, उसका आपको इंटेंट पता है ना, क्या अभी उसमें क्या अलग आने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो वो इंटेंट आपको पता है ना, तो आप अपने मन से पॉइंट्स बनाओ और उस जो क्वेश्चन है उससे रेलेवेंट मन के पॉइंट्स बनाओ, ठीक है ना। तो आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ा है तो यू विल हैव एन आइडिया, आपको इंटेंट पता है, सब कुछ पता है, आपको वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सब कुछ याद नहीं करना है, बट इंटेंट समझना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा बहुत याद रख लो, बाकी पूरा याद करने के चक्कर में मत जाओ, ठीक है। ये हो गया एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ना हो गया लास्ट पॉइंट जो ईएसजी के लिए क्रूशियल है। एक तो जो स्ट्रैटेजी में है आपको पास्ट ईयर पेपर्स ऐड करने। ना अगर आप ओल्ड सिलेबस में जाते हो तो 60-70% सिलेबस सेम है, आपको उससे जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस लग रहा है वो आप सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लो मतलब क्या है, उससे जाना है, आपको आंसर बन रहा है क्या देख रहा है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। Then the thing is the June 2024 पेपर, बुक बैक पेपर एंड इंडिकेटिव पेपर। बुक बैक एंड इंडिकेटिव एक बार आप देख लो बस, बट द जून 2024 आपको सॉल्व ही करना है। एक तो टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा उससे आपके लिए, एंड दूसरा मतलब आपको कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप कितने पढ़ रहे हो, कुछ पैनिक नहीं कर रहे हो ना, एक बार आइडिया आ जाएगा। अगर आपके पास लिखने के लिए टाइम नहीं है तो उसको इन डिटेल देख लो, दैट विल ऑल्सो सफाइस। एंड लास्ट थिंग जो मैं समराइज करना चाहता हूँ इस वीडियो के हेल्प से इज अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कितना टाइम देना है एग्जाम के पहले ईएसजी को। मतलब दिस इज द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, जो मुझे आपको बतानी थी कि ईएसजी के रिवीजन के लिए, आप फाइनल रिवीजन के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर रिवीजन्स, वो तो आपका पर्सनल, आपको कितना टाइम लग रहा है उस पर है, बट द फाइनल रिवीजन आई हैड केप्ट 3 days बिफोर एग्जाम। मतलब अभी आपका पेपर आई गेस 20th को फर्स्ट पेपर होगा, लाइक सो 19, 18, 17 को मैं प्रिपेयर कर रहा था। आई गेस दिसंबर वाले पेपर थोड़े दोपहर को होते हैं, बट स्टिल 3 दिन मैंने पूरे दिए थे ईएसजी को। एंड आई विल टेल यू वाई कि ऐसा क्यों किया था मैंने। क्योंकि दिस इज द फर्स्ट पेपर दैट यू आर गोना गिव। अगर ये पेपर खराब चला गया तो आपका पूरा मोटिवेशन खराब होने वाला है। तो 2 दिन 2.5 दिन देना तो ऑप्शन ही नहीं है, पूरा उसमें झोंक दो, ताकि ये पेपर अच्छे से चला गया ना तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा आपका, आपके लिए बाकी चीजें आसान हो जाएगी, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सो 2 दिन में ट्राई करो कि आप पूरा ईएसजी खत्म करते हो 3 दिन वाला, एंड लास्ट डे आप पूरा रिवाइज कर लेते हो एक बार ईएसजी को। फुल कॉन्फिडेंस से ईएसजी में पेपर में एंटर करना है, ईएसजी के पेपर को फाड़ के ही आना है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। बाय चांस इधर उधर हो जाता है तो बुरा नहीं मानना है, वो वाली चीजें आपको ऑलरेडी पता है, आप इतने मैच्योर हो। बट अगर अच्छा चला जाता है ना भाई ये पेपर, बात खत्म,
बाकी सारे पेपर्स के लिए मोटिवेशन बच जाएगा। बाकी सारे सारे पेपर्स में आप फाड़ दोगे, पूरी मेहनत कर लोगे, यहाँ पहला पेपर खराब हो गया ना तो थोड़ा माइंड सेट खराब हो जाएगा आपका। तो वो खराब नहीं करना है। तो पहले पेपर के लिए, इसीलिए पहले पेपर के लिए ज़्यादा रिवीजन का टाइम रखो खुद के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़े एक सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम कम मिल गया होगा, ऐसा हो सकता है। बट अगर पहला पेपर अच्छा चला गया ना तो ट्रस्ट में आपका पूरा जो 7-8 डेज का जर्नी है ना वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि वही है, हेक्टिक है, और उसमें मोटिवेशन नहीं रहा ना तो प्रॉब्लम आएगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे फोकस करो। देन ये ESG का वीडियो अब यहीं पे अपन समराइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो द नेक्स्ट वीडियो विल बी फ्रॉम द ग्रुप 2 पेपर 1। जैसे आपका पेपर का टाइम टेबल है उसी के हिसाब से अपन एक पेपर को डिकोड करते हुए चलेंगे। तो अगला वाला होगा SMCF वाला, जिसको अपन डिकोड करेंगे। ऐसे ही होगा, डिटेल में रखेंगे, जहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की जरूरत है वहाँ पे ब्रीफ में करेंगे, जहाँ पे डिटेल की जरूरत है वहाँ पे डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। सो that's all from my side, and see you soon. All the best for USG paper, and do tell me if this helped you in the comment section। जरूर बताना, अगर कोई दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। Do like, do share and do subscribe, because that's the only thing which is motivating to bring more and more content for you guys. So till then, see you guys.